सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी इस सभागार के बाहर और अंदर खड़े हैं वो अपने कुर्सियों पर बैठ जाएं। सबसे पहले, क्योंकि जिनको जाना था वो चले गए, और जो हमारी बातों को सुनना चाहते हैं या मेरे संगठन के बारे में जानना चाहते हैं, इन सब बातों के पहले मैं आज औरंगाबाद घूम रहा था तो एक चीज़ हमको अच्छी लगी, मैं उसी बात से स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक चीज़ पढ़ा, जय मल्हार जय शिवाजी। इसके बारे में मैंने पूछा तो मैंने सोचा कि अपनी स्पीच का आगाज़ भी जय मल्हार और जय शिवाजी के नाम से ही मराठवाड़ा की इस धरती पे औरंगाबाद में आए हुए सभी ऊर्जावान पत्रकार साथियों का सबसे पहले तो हम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय कमेटी, मराठवाड़ा कमेटी की जानिब से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं, जो आप सभी लोग अपने बहुत ही कीमती वक्त को यहाँ पे दिया। समय दिन का होना चाहिए लेकिन इन लोगों ने चूज़ किया रात का, यह गलत था। मैंने कहा था, मोहन भाई, मैंने पहले भी कहा था इन लोगों से कुछ चूक हुई, नए लोग हैं, ठीक है, सुधार होगा। हमारे अंसारी साहब ने भी कई बातें कही, पाटिल साहब ने भी बातें कही, लेकिन कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूं। जैसा कि पत्रकारों के बारे में और पत्रकारिता के बारे में हमारे कई साथियों ने अपनी बातों को बहुत गंभीरता से रखा, तो ये मैं कहने में कोई गुरेज नहीं समझता हूं कि हमको कुछ बातें समझ में आई, क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज थी, कुछ बातें समझ में आई और कुछ बातें नहीं समझ में आई। लेकिन मैं अपनी भाषा में हिंदी में मैं बता रहा हूं कि पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि हम लोगों को कहने को चौथा स्तंभ कहा जाता है लेकिन मूलभूत सुविधाओं को से हम ही वंचित हैं। हम दूसरे की मूलभूत सुविधाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर करते हैं, शासन और प्रशासन तक उनको मुद्दा बनाते हैं। सरकार की कार्य योजना तैयार करने में पत्रकारों की बहुत महती भूमिका होती है, लेकिन यह बहुत गंभीर विषय है कि सरकार आम जनमानस के बारे में तो सोचती है, कामगारों के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में सोचती है, लेकिन हम देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों के बारे में नहीं सोचती है। ऐसा क्यों है? यह भी एक बड़ा विषय है। सिर्फ हम सरकार के ऊपर इस बात को नहीं थोपेंगे, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां हैं। वो कमियों पे हमको विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसी क्या कमियां हैं हमारे अंदर कि सरकार हमारी बातों को हमारी लेखनी के माध्यम से जो हम मुद्दे उठाते हैं आम जनमानस के, उस पर ध्यान देती है, लेकिन हम पत्रकारों को ही नहीं ध्यान देती है। 4 लोगों के बीच में बैठा हुआ एक जनप्रतिनिधि जिसकी बातों को हम लिखते हैं और वो नेता बनता है, नेता से जनप्रतिनिधि बनता है, यानी खासदार आमदार आप लोग यहां कहते हैं जिसको। लेकिन जब वो खासदार आमदार बन जाता है तो वही व्यक्ति हम पत्रकारों के बारे में नहीं बोलता है। पत्रकारों की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले एकता की बात आने लगती है, अपने ही में बातें उठने लगती है, संगठनों की एकता की बात आने लगती है। भाई, बात पत्रकारों की एकता, संगठन की एकता की क्यों हो रही है? ये तो सरकार का विषय है। हम चौथे स्तंभ हैं, हमको मूलभूत सुविधाएं क्या दिया है सरकार ने, यह सोचने का विषय है।
इसके साथ साथ समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं। पत्रकारों की मूलभूत सुविधाओं से पहले हमारा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन भारत के 24 राज्यों में कार्य कर रहा है और लगातार पाटिल साहब ने कहा कि मराठवाड़ा और यहाँ की बात ना करते हुए झारखंड की, मैं ये कहता हूँ कैसा मराठवाड़ा, कैसा यूपी और कैसा बिहार। हम भारतवर्षी पत्रकार हैं तो केंद्र सरकार इस पे ध्यान दे। हम पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए, पत्रकार अधिनियम बनाए जिसमें विस्तृत गहन विचार विमर्श हो। उसमें पत्रकारों से भी विचार विमर्श करने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेके कौन कौन से मानक बनाए जाने चाहिए। इस मानकों के लिए ऐसा नहीं कि सरकार अपने से बैठ के डिसाइड कर ले। भाई हमारा मुद्दा है, हम पत्रकारों का मुद्दा है और हमको ही अलग क्यों किया जाएगा, मैं यही जानना चाहता हूं। अभी कुछ साथी कहने लगे कि ट्रेनिंग की जरूरत है। भाई हम किसी की समस्या उठाते हैं तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, होनी चाहिए ट्रेनिंग, अच्छी चीज है। उससे जो नौजवान पत्रकार हैं जागृत होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम खबर लिखते हैं तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और सरकार उस पर, सरकार और प्रशासन, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसको अपनी कार्य योजना में लाती है, उस पर कार्रवाइयां होती है, उस पर तबादले होते हैं। लेकिन जब पत्रकारों की बात आ रही है तो आप आपस में ही मतभेद हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आज पत्रकारिता पे बहुत बड़ा एक तोहमत लग रहा है कि भारतीय पत्रकारिता में गिरावट आई है। वो क्यों आई है, इस पे भी सोचने की विषय है। कोई कहता है प्रिंट मीडिया जिम्मेदार है, कोई कहता है सोशल मीडिया जिम्मेदार है, कोई कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिम्मेदार है। भाई मैं कहता हूं कि कोई मीडिया जिम्मेदार नहीं है। और रही बात पेड मीडिया की, तो पेड मीडिया तो हर जमाने में रहा है। कुछ लोग हैं कॉर्पोरेट मीडिया जगत इस वक्त जो है हावी हो गया है। आप अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल के अपने संस्थान को खबरें भेजते हैं, लेकिन क्या है, आपकी ही खबरों को बेच दिया जाता है, आपकी खबरों को दबा दिया जाता है, आपकी खबरों को तोड़ मरोड़ के कॉर्पोरेट जगत के ये जो संस्थान है, चाहे वो जो भी अखबारात हों, वो आपकी खबरों को तोड़ मरोड़ के प्रेस करते हैं कि कहीं से उनका अहित ना हो, कहीं से उनके विज्ञापन बंद ना हो सरकार के द्वारा। हमको याद है कि मैं 2019 में बिहार के गर्दनी बाग में, मैं जो पटना स्थित गर्दनी बाग धरना स्थल है, हम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा, पाटिल जी, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर हम लोगों ने धरने किए थे। और इसी तरह से बहुत जोर शोर से हम लोगों ने सवाल उठाया था सरकार के ऊपर, और मेरी डिमांड थी कि हम तब तक सांस नहीं लेंगे, हम सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले लड़ेंगे। और आपको यह बता दें मोइन भाई कि हमारी वो खबर जितने बड़े मीडिया हाउस है उन्होंने दबा दिया। बाद में पता यह क्या चला कि ये सारे संस्थान, उनको डर सताने लगा कि ये खबर अगर मैं चला देता हूं तो कहीं उसमें मेरे विज्ञापन रोक न दिए जाए। इसके अलावा मैंने एक बात और बोली थी कि मजीठिया वेज आयोग की जो अधिनियम पास हो गया है 1955, और बाद में मजीठिया वेज आयोग जो बनाया गया है, जिसमें श्रम मंत्रालय को भी शामिल किया गया है कि पत्रकारों की एक न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए, वो सिफारिशें लागू ही नहीं की जा रही है।
अभी पाटिल जी ने एक बात कही कि यहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून बना दिया गया है, लेकिन वो अमल में कब आया? 19 में बनाया गया, लेकिन यहाँ के हमारे इतने पत्रकार साथी थे, उन्होंने सवाल किया, एक भी साथी बता नहीं पाया। नाम नहीं बता पा रहा है, तो सोचिए कि वो सिफारिश लागू नहीं हुई है, जमीनी स्तर पे लागू नहीं हुई है। ये बताता है कि वो अगर अधिनियम सही रूप से काम करता, सरकार की मंशा सही होती, तो वो अधिनियम हमारा कोई ना कोई पत्रकार साथी पाटिल जी की इस बात का जवाब देता। पाटिल जी को इतनी विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और रही बात संगठनों की एकता की, तो देखिए हर संगठन को एक नहीं कर सकते हैं। हर संगठन का उद्देश्य अलग है, उसकी कार्य योजना अलग है, उसकी कार्यशैली अलग है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो। आम उंगली को एक नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी मुद्दा उठ रहा है तो उसमें सबसे पहले आ जा रहा है कि पत्रकारों की एकता होनी चाहिए, संगठनों की। मैं कह रहा हूं ऐसा क्यों आ रहा है? हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमको अपने भाई की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ पत्रकारों की हम लगातार मांग, पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों पे, भारत के सभी जिला मुख्यालयों पे प्रेस भवन, जिसको प्रेस क्लब्स कहते हैं, अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित एक सेंटर बनाया जाए, जहां हम लोग बैठ के सभी लोग एक दूसरे को समाचारों का आदान और प्रदान कर सके। हमारे बिहार में तमाम प्रेस क्लब्स बने, लेकिन उसमें पता चल रहा है कि कुछ में ताला बंद है, कितने कार्यालयों के बाहर गंदगी जानवर किए हुए हैं, कुछ में दूसरे कार्यालय चल रहे हैं। वो पत्रकार संगठनों को हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। और जो संगठन रजिस्टर्ड है, चाहे किसी भी एक्ट में, उसको हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। मेरे यूपी में ऐसा नहीं है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। मैं यूपी और बिहार और झारखंड की बात नहीं करने आया हूं, मैं पूरे भारत की बात करने आया हूं। और खास तौर से मैं महाराष्ट्र सरकार से एक मांग करना चाहता हूं कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के ही तरह विधान परिषद में पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाए, जो हमारे पत्रकार साथियों के मुद्दों को, हमारा भी एक नेता हो पत्रकारों का, जो विधान परिषद में अपनी मांगों को, हमारे पत्रकार साथियों की समस्याओं को वो विधानसभा के पटल पर रख सके और सरकार उस पर विस्तृत कार्य योजना बनाकर और उसको लागू कर सके। हमारे यूपी में शिक्षकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र घोषित है, हमारी वहां पे भी मांग है, लगातार मांग है। मैंने खास तौर से 4 मुद्दों पे संघर्ष किया मोइन भाई। पत्रकार सुरक्षा कानून, दूसरा पेंशन योजना। पेंशन योजना लागू हो गई है, अभी हमारी यूपी की गवर्नमेंट ने भी बहुत जल्दी ही लागू किया है, लेकिन उसमें भी विसंगतियां हैं। विसंगतियां क्या है? उसमें श्रमजीवी पत्रकारों को ही दिया जाएगा, उसमें 10 साल या 20 साल पेंशन योजना, 20 साल के जो एक्सपीरियंस होल्डर पत्रकार हैं उन्हीं को दिया जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मानक को थोड़ा और शिथिल किया जाए कि जिसके दायरे में और ज्यादा हमारे पत्रकार को लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को मान्यता नहीं मिलती है, ब्लॉक और तहसील लेवल के पत्रकारों को मान्यता ही नहीं मिलती है, जिले लेवल के पत्रकारों को तक ही मान्यता रह जाती है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय लेवल पे पत्रकार रजिस्टर हमारा होना चाहिए। हमारा एक हर जिले में कितने पत्रकार हैं, चाहे वो प्रिंट के हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, न्यूज एजेंसी के हो, उनका एक रजिस्टर होना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार से एक मांग है कि पत्रकारों का एक नेशनल लेवल पे एक रजिस्टर होना चाहिए। वो कहां से हैं, उनका पूरा बायोडाटा उसमें होना चाहिए। QR कोड से स्कैन करके खट से वो उनका डाटा मिल जाए, कोई उनको प्रताड़ित ना करे।
फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? कोई निष्पक्ष लिख रहा है, लगातार लिख रहा है, वो झुक नहीं रहा है, वो बिक नहीं रहा है। कॉरपोरेट घराने लीक कर देते हैं खबरों को कि अंसारी साहब ने तो आपकी खबर को लिखा है, तो वो वहां तो दब जाती है, लेकिन अंसारी साहब फिर भी लिखते रह रहे हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि किसी भी पत्रकार को पहले बिना जांच के उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए। पहले निष्पक्ष रूप से उसकी जांच होनी चाहिए एप्लीकेशन की कि क्या सत्यता है उसमें, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जो नॉर्मली हमारी भारतीय संविधान में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह पत्रकारों को भी अधिकार मिलने चाहिए। कहने को देश के चौथे स्तंभ है, हमको अपने हक मांगने पड़ रहे हैं, हम अपने हक को लिख नहीं सकते हैं। लिखते हैं तो पता यह चलता है कि कुछ लोग अपने ही भाई विरोध पे उतर आते हैं, भाई इनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए भाई? हमारे साथ विपदा आ रही है, मैं लिख रहा हूं, मैं किसी भाई के साथ खड़ा हो रहा हूं और हमारा ही भाई कह रहा है कि नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? उसके साथ साथ जैसे अभी कामगारों के बारे में यहां हमारे एक साथी ने बताया कि कामगारों का एक कार्ड बनता है और उस पर सरकार ने एक कार्य योजना तैयार कर दिया, उसका परिवार भी लाभ उठा रहा है, मृतक आश्रित भी लाभ उठा रहा है, लेकिन हमारा वो पत्रकार साथी नहीं उठा पा रहा है। वजह क्या है कि कोई सरकार ने कार्य योजना ही नहीं तैयार किया आज तक। आजादी से लेकर अभी तक क्या किया है सरकार ने? अभी हमारे पीएचडी होल्डर पाटिल जी भी इस बारे में बता रहे थे। सिर्फ 3 राज्यों में, मात्र 3 राज्यों में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है। पेंशन योजना हमारे यूपी बिहार में लागू है। तो मैंने कहा कि 2 मुद्दे, तीसरा मुद्दा मेरा है पत्रकारों का बीमा होना चाहिए, और वो बीमे की किस्त पत्रकार नहीं भरेगा, वो बीमे की किस्त सरकार भरेगी। बीमे की किस्त सरकार भरे, ये मेरी मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से। हमारा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम मराठवाड़ा में जरूर हो रहा है, लेकिन हम सरकार से मांग कर सकते हैं। हमारे अभी मैं एक बात और भी कहना चाह रहा था कि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, कुंभ स्नान का समय हमारे बहुत से साथी जो नेपाल से 3 साथी अभी हमारे रास्ते में फंस गए हैं, परसों से चले हुए हैं, नहीं आ सके आपके बीच में। इश्तियाक आलम मध्यान्ह हिंदी नेपाली दैनिक के वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीपक कुमार महतो और प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी हमारे फंसे हुए हैं रास्ते में, नहीं आ पाए आपके बीच में। समय का भी कुछ ऐसा, स्नान के वजह से ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, तो मैं उन लोगों की तरफ से आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि हमारे वो साथी, चूँकि हमारा कार्यक्रम का विषय ही है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन, तो हमारे बहुत साथी ये सोच रहे होंगे कि सब तो इंडिया ही से हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो गए। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे 3 साथी फंसे हुए। रही बात अन्य राज्यों की, तो समय कम होने के कारण समय 1 महीने के अंदर ही पूरी मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की टीम और आप सभी ऊर्जावान साथियों ने सहयोग किया कि ये खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया। हमारे इसमें दूर दराज से 300 से 600 किलोमीटर दूर से हमारे पत्रकार साथी आए। मैं उन सभी लोगों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं नाम नहीं ले सकता हूं, समय का बहुत अभाव है, लेकिन मैं कुछ और विषयों पे बोलना चाहता हूं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें बोलना और ज़रूरी समझता हूं कि देखिए, पत्रकारों के बच्चों को शिक्षा में वरीयता
मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन और फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो सरकार को ऐसी एक कार्य योजना लागू करनी चाहिए कि जो हायर एजुकेशन में, खास तौर से हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, तो उनका कोटा एक निर्धारित होना चाहिए कि हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जाके गर्व से कहें कि मेरे पिताजी पत्रकार हैं, वो गर्वान्वित महसूस करें। उनके लिए कोटा निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा टोल टैक्स, चिकित्सा, दिवंगत पत्रकारों के संबंध में मैं कहना चाहता हूं, टोल टैक्स मिलना चाहिए। वजह यह है कि हम लोग भी देश के चौथे स्तंभ है, टोल टैक्स में हम लोग को भी छूट मिलनी चाहिए। और फैसला तो केंद्र सरकार को ही लेना है। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि पत्रकारों का भी टोल टैक्स माफ होना चाहिए। दिवंगत पत्रकारों को सहायता तो सरकार हमारी यूपी में गवर्नमेंट ने किया है, दिवंगत पत्रकारों को सहायता मिलती है। कोरोना काल में भी उनको मिली, और उसके अलावा भी सरकार ने, योगी गवर्नमेंट ने, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है कि जो दिवंगत पत्रकार थे उनको भी उसका लाभ मिला। उसके साथ साथ पत्रकार कल्याण कोष बनाने चाहिए सरकार को। अभी एक बात आई कि ट्रेनिंग्स के लिए, तो ट्रेनिंग्स के लिए पैसे की व्यवस्था होती है सर अंसारी साहब। सूचना विभाग में ये आप संगठनों को एक प्रपोजल, हमारे वहाँ तो है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि हम ट्रेनिंग कैंप लगाना चाहते हैं, उस पर क्या व्यय आ रहा है उसका पूरा लेखा जोखा बना के और दाखिल करना पड़ता है। वो फिर पास होता है, उसमें कई टेक्निकल इश्यूज भी है, लेकिन जब उसको आप कर लेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूं उसमें भी शिथिलता होनी चाहिए। रही बात शैक्षणिक योग्यता की, तो भाई मैं ये कहता हूं कि हमको तो पैसे मिल नहीं रहे हैं, और जितने भी लोग पेपर निकाल रहे हैं वो अपने ही संसाधनों से पेपर निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को सरकार के तरफ से विज्ञापन नहीं मिल रहा है, जिनका मिल भी रहा था उनके भी ऐड बंद कर दिए गए हैं डीवीपी के द्वारा। अभी आपको मालूम नहीं है, आरएनआई जो भारत का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, वो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं और न्यूज़ पोर्टल्स हैं उसको अभी आरएनआई नहीं दे रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। हालांकि उसका प्रोसेस चल रहा है लेकिन अभी नहीं दे रहा है। लेकिन बेहतरीन खबरें यूट्यूब चैनल्स और वेब पोर्टल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई फायदे नहीं हो रहे हैं। गूगल ऐड मिल रहा है लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई फायदे नहीं मिल रहे हैं। जब उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो अपने कर्मचारियों को कैसे देंगे। रही बात श्रम कानून की, तो जब जाहिर सी बात है कि अगर आप मानक में आएंगे तो श्रम कानून आपके ऊपर लागू हो जाएगा। प्रिंट मीडिया में खास तौर से आपका पेपर कहाँ से छपता है, कितनी क्वांटिटी में छपता है, और पूरा उसका सीए रिपोर्ट मोहिन भाई आपको दाखिल करना होता है साल भर में। और सरकार ने अभी एक नियम कर दिया है कि एक प्रोफाइल बनाई जा रही है, वो आपके आधार कार्ड से लिंक कर दिया जा रहा है, पहले ये नहीं था। और आपको एक अपना वारिस भी बनाना पड़ रहा है अभी में, कि एक अपना वारिस भी देना पड़ रहा है। तो सरकार ने कुछ नियम कानून इतने टफ कर दिए, कड़े कर दिए, दे कुछ नहीं रही है। तो मेरा वही कहना है कि सरकार पत्रकारों के बारे में सोचे, पत्रकारों के परिवारजनों के बारे में सोचे। इसके साथ साथ लघु समाचार पत्रों के भी विज्ञापन जो मिल रहे थे उनको भी बंद के कगार पे हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ दैनिक अखबारों को विज्ञापन मिल रहे हैं, और वो भी खास तौर से जो डेली अखबार, जो कॉरपोरेट जगत के अखबार हैं, जो संचालित हो रहे हैं, जो सरकार के इशारे पे कार्य कर रहे हैं, सरकार के इशारे पे खबरें लग रही हैं, सरकार के इशारे पे खबरें दब जा रही हैं। और बदनाम कौन हो रहा है?
पूरा पत्रकारिता जगत संदेह की दृष्टि से पूरे पत्रकारिता जगत को देखा जा रहा है। पत्रकारों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये सोचने का प्रश्न है। और एकजुटता के साथ आप सभी लोगों को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले मिलकर संविधान के द्वारा प्रदत्त पूर्व के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों का अधिकार दिए हैं, सरकार दे ना दे, लेकिन हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। इतनी हम लोगों के अंदर कार्यकुशलता है। जब हम आम जनमानस की समस्याओं को उठा सकते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को क्यों नहीं उठा सकते हैं। और भी बहुत से विषय हैं, हमारे बहुत से साथियों को बहुत दूर तक जाना है। मैं एक बार फिर इन सभी बातों के साथ एक बार फिर आप लोगों का एक बार इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही कीमती वक्त दिया। और पहली बार मैं महाराष्ट्र और ख़ास तौर से औरंगाबाद में आया, मैं बहुत ही यहाँ सम्मान पाया। मैं यहाँ की पूरी टीम, हमारे सभी साथी, मैं बहुत से लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ताबिज़ भाई, प्रदेश महासचिव शफीक साहब, ज़िला अध्यक्ष इरफान साहब, हमारे बहुत ख़ास दोस्त सैयद मोइन साहब और बहुत से साथी हमारे दूर दराज से आए हुए, हिंगोली से खड़गे जी, अनिल खड़गे जी, और बगल के ज़िले से आमेर भाई और उनकी पूरी टीम, बहुत से लोग हैं, नाम बहुत से लोगों का है। हमारे पाटिल साहब का भी मेरी पहली बार मुलाकात है, बहुत अच्छे वक्तव्य इन्होंने दिए, बहुत ही विस्तार से उन्होंने बातें, मैं भी बहुत सी चीज़ें को और बोलना चाहता था, बहुत विस्तार से बोलना चाहता था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और हर तरह से हमारे साथ में रहते हैं, तो मैं उनका पद की घोषणा करना चाहता हूं। जावेद खान साहब जालना से हैं, उनको हमारी मराठवाड़ा की टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, जावेद खान साहब। और हमारे यहाँ पे पूर्व में सैयद अनवर कादरी साहब जो नहीं थे, वो हमारे बीच में आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको सम्मानित भी किया जाए। और वो पहले पूर्व की कमेटी में हमारे साथ रहे हैं, हर तरह से शाना बशाना हमारे साथ रहे हैं। वो प्रदेश सचिव थे, लेकिन मैं उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ का एक पद, प्रदेश संगठन मंत्री, जो बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है, प्रदेश संगठन मंत्री सैयद अनवर कादरी साहब को मैं दे रहा हूँ। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमसे बोलने में कहीं भी किसी तरीके की कहीं कोई गलतियाँ हुई हो, आप लोगों को कोई भी तरह से, हमारे किसी भी साथी के तरफ से, किसी भी व्यक्ति या हमारे किसी भी पत्रकार साथी को के मान सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचा हो, तो पूरी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से मैं उसका लिए जो है क्षमा मांगता हूं। आइंदा अगर जो भी गलतियां हुई हैं, इंशाल्लाह यहाँ की टीम फिर अगले साल, उन्होंने नहीं कहा है लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगले साल उन गलतियों का सुधार करके यहाँ के लोग, आप लोगों से चाहूँगा कि फिर आएँ। और लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो अन्य राज्य हैं जो नहीं आ सके, जो विभिन्न जगहों पे कई जगह फंस गए या टेक्निकल इश्यूज से, एग्ज़ाम्स के वजह से, गंगा स्नान के वजह से नहीं आ पाए, आगे फिर इसी औरंगजेब और औरंगाबाद की धरती पे मैं उन लोगों को आप लोगों के बीच में लाकर खड़ा करूंगा, उन लोगों को भी इस मंच पे लाकर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों को भी गर्व लगेगा कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस मराठवाड़ा की धरती पे इतना बड़ा सेमिनार दूसरी बार करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जोहार।
यहाँ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मंच पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी पत्रकार बंधु को मेरा फिर से नमस्कार। यहाँ अभी मराठी भाई ने जो कहा है पत्रकारों के बारे में कि वो अपना कानून नहीं जानते हैं और जो दूसरों के कानून के बारे में जागरूक करते हैं लेकिन खुद का कानून नहीं जानते हैं, ये वाकई में चिंता का विषय है। वहीं झारखंड के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरे साथी ने सब कुछ बता दिया जो आवश्यक मांगों को लेकर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये संगठन लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मांग कर रही है। जो पत्रकार बंधु दिन हो या रात हो, टाइम नहीं देखते, समय नहीं देखते, जगह नहीं देखते, निर्भीक होकर अपना कार्य करते हैं और हमारे साथ दुर्घटनाएं होने का आशंका रहती है। तो हम सरकार से, खास करके केंद्र सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून का जल्द से जल्द लागू करने का मांग करते हैं। वहीं टोल टैक्स की बात हुई, सही है, टोल टैक्स दिन ब दिन उसका बढ़ता जा रहा है प्राइस। एक जगह से दूसरी जगह हमें पत्रकारों को न्यूज़ संकलन करने के लिए जाना पड़ता है, एक जिला से दूसरा जिला हमें टोल टैक्स भरना पड़ता है। हम इस मुद्दे को लेकर के झारखंड मुख्यमंत्री और डीसी के पास, रांची डीसी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ये मुद्दा आता है, ये राज्य में नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो उनका ये आश्वासन था, लेकिन ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो केंद्र सरकार से भी हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि हमें राजमार्गों में टोल टैक्स की सुविधा प्रदान की जाए। और तीसरा मैं ये कहूँगी कि हम पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा जो आए दिन लागू करते हैं, लोग लगा देते हैं, कोई अपना दुश्मनी निकालने के लिए, कोई अपना कमी को छिपाने के लिए हम पर फर्जी मुकदमा लगा देते हैं। तो हम चाहेंगे, हमने झारखंड सरकार से मांग की थी डीजीपी जाकर के, डीजीपी के यहाँ, कि फर्जी मुकदमों का जांच हो उच्च स्तरीय पर, उसका एक कमेटी बनाए, गठन करें और हमारी जो फर्जी मुकदमा है उसे रद्द किया जाए। तो हम यहाँ से भी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये कहेंगे कि जो पत्रकारों पे फर्जी मुकदमा है उसे रद्द होना चाहिए। जो हमारी दुश्मनी निकालने के लिए लोग अक्सर लगा दिया करते हैं। तो हमारे यहाँ झारखंड में डीजीपी ने इस मुद्दे पर एक्शन लिया था, लातेहार में, रांची में, कि जो फर्जी मुकदमा है उस पर हम उच्च स्तरीय जाँच करवाएंगे। और मैं क्या बोलूँ, सभी भाइयों ने, बंधुओं ने अपने हिसाब से कहा। बस इतना कहूँगी कि इस 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, महासम्मेलन में हमें आमंत्रित करके इज्जत अफसाई के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। सभी को आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 7वें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में मैं औरंगाबाद की तरफ से आपका सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जानकार बैठे हुए हैं। सर, मैं ख़ास तौर से आपसे तवज्जो चाहूँगा कि देखिए, मैं 2-4 बातों पर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में कामगार एक योजना है, जो मट्टी काम करता है उसका 65 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है और 25 रुपये कुछ फीस होती है, यानी कि 85-90 रुपये में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको महाराष्ट्र सरकार उसके बच्चे को पढ़ाई को पैसे, 12वीं को पैसे, मैट्रिक को पैसे, कॉलेज को पैसे, घटना होगी तो 2 लाख, मर गए तो उसकी बेवा को 5 लाख, घर की योजना कई देती है। मेरे मन में कई बार सवाल आया कि हम पत्रकार जो है तो मट्टी काम वाले गए गुजरे हो। एक 85 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है, वो 3 महीने का जो है तो एक लेटर लाता है ठेकेदार से कि मैं मट्टी काम करता हूँ। उसके 3 महीने के लेटर को महाराष्ट्र सरकार ऐसा मानती है, बहुत बड़ा पत्र मानती है, सम्मान मानती है, और उसको पे विश्वास करते हुए इसको जो है तो हज़ारों लाखों रुपए की देता है। अच्छी बात है, हमारे भाई है, मजदूर भाई है, हमें उसका विरोध नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब पत्रकार क्षेत्र में जो बंदा, जो व्यक्ति जान पे खेल के काम करता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, जबकि हम गर्व से कहते हैं कि हम 4थे स्तंभ के सिपाही हैं। तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा हम कौन से तरह के सिपाही हैं। ना में संरक्षण है, ना में आर्थिक सहायता है, ना कुछ है। ये कैसा कानून है? मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे गुजारिश करूंगा, सर, आप तो भारत देश पे पूरे लेवल पे काम करते हैं, इसके तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसा आपने कहा था कि मैं बहुत से कानून कायदे मालूम नहीं है,
तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा हमारे महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से ऐसा भी अनुरोध किया जाए कि 6-6 महीने में ऐसा अधिवेशन, एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाए, एक ट्रेनिंग कैंप दिया जाए, एक मामूली कार्यक्रम के वास्ते सरकार पैसा देती है। और जो स्वतंत्र का सिपाही है, जो प्रदेश को संभालने की क्षमता रखता है, जो देश को चलाने की क्षमता रखता है, और वो एक तगड़ा स्तंभ होने के बाद अगर उसके लिए कोई ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा उपलब्ध नहीं है, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, जैसा मिलिट्री में देखते हैं, पुलिस में देखते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको भत्ता देते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको क्या कर देते हैं। यानी कि कोई भी बंदा ऑटोमेटिकली पुलिसमैन नहीं बन जाता, जो है तो मतलब फौजी नहीं बन जाता, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। और हमारे पास जो देश को संभाल रहा है चौथा स्तंभ, उसके लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है, कोई ऐसी फंड नहीं है कि कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर पत्रकार क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो ठीक है भाई, आपको इसमें एक फॉर्म भरिए, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सम्मान पत्र दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हमारे पास माहिती अधिकार का कार्यालय है, मेरे समझ में नहीं आता क्या काम करते हैं कि यही कि बस एग्रीडेशन कार्ड बनाइए, आइए जाइए, क्या पत्र बिल निकालिए। होना तो ये चाहिए कि औरंगाबाद पूरे भारत में, चाहे तालुका स्तर हो या जिला स्तर हो, वो अधिकारी साहब ने सबकी मीटिंग लेना चाहिए ऐसे हॉल के अंदर, और ट्रेनिंग टाइप में कुछ बात वार्तालाप करना चाहिए, ताकि एक गैप जो है, जो कमियां हैं, जो एक सुझाव है, वो सामने आ सके। जितना हम लोग अगर मजबूत रहेंगे तो मैं समझता हूं कि देश मजबूत होगा। तो इसके लिए मेरे साहब से गुजारिश है कि साहब, हमें ज़मीन के हम घूम रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ घूम रहे, हम भटक रहे हैं। हम तो गर्व कैसे है पत्रकार है, लेकिन कई ऐसे गुंडा किस्म के लोग हैं जो फोन उठाते हैं, उनका काम हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है, अधिकारी उनकी बात को समझ लेते हैं, मान आपको पता है, और एक पत्रकार का काम नहीं हो पाता है। तो पत्रकारिता के अंदर हमें कुछ फेरबदल बोले तो एक सुझाव पेश करने की जरूरत है कि पत्रकार जब वाकई मेहनत करता है, जमीन पर कर काम करता है, तो उसको ऐसे स्वरूप में सरकार की तरफ से ऐसा संरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी कुछ आर्थिक रूप सहायता मिलना चाहिए, ताकि उसका भविष्य, उसका बच्चों को सुधर सके। वरना क्या हम खुश हो रहे हैं कि चौथे स्तंभ के सिपाही है और सिपाही की जेब में 10 रुपये नहीं है, यह गलत बात है। बल्कि एक गर्व होना चाहिए और उसके अंदर एक ऐसी काबिलियत होना चाहिए, और इसके लिए सरकार को आगे बढ़ने का काम चाहिए। हम ये भी देखते सर, मैं उदाहरण चाहूँगा कि रक्तदान शिविर हम पूरे भारत में देखते हैं। रक्तदान शिविर जो है तो कई लोग खून देते हैं अपने जिस्म का। मैं हैरान होता हूँ जब देखते हैं, मैं कई कार्यक्रम में गया हूँ, सैकड़ों लोग आते हैं, एनजीओ अपने जेब का पैसा लगाती है और एक खून देने से 3 लोगों की जान बचती है, ऐसा कहा जाता है। मेरे समझ में नहीं आता कि जो इतना बड़ा काम करते हैं, सरकार वहाँ भी जो है तो कोई आर्थिक रूप से जो सहायता नहीं देती है। मतलब जो देश की सेवा करते हैं, सरकार के प्रशासन की मदद करते हैं, और वो बेयार मददगार घूम रहे हैं, ये गलत बात है। तो सर, इसके लिए हर पूरे भारत के अंदर पूरे माहिती जिलाधिकारी को चाहिए कि वो ऐसे कैंप का ट्रेन का आयोजन करें कि ठीक है, कमी होना कोई बुरी बात नहीं है। हम देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी को स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी में जाते। अरे एक आयुष कमिश्नर साहब, पेपर में आता है आज कमिश्नर साहब शहर में 3 दिन नहीं रहे, पता चला है कि इंग्लैंड गए, जर्मनी। अरे भाई कौन सी, भाई आप IAS पढ़े हैं, डिग्री पास है, क्यों जर्मनी जा रहे हो आप? क्यों ऐसे कौन सी ट्रेनिंग ले रहे? काम कर रहे भारत में, यहाँ के माहौल को समझ नहीं पा रहे और जर्मनी ट्रेनिंग को ले रहे। कौन सी ट्रेनिंग ले रहे भाई? मेरी उदाहरण देने का मेरा मतलब ये है कि हम पत्रकारों का भी ऐसा ट्रेनिंग कोई सेंटर होना चाहिए, कोई मार्गदर्शन होना चाहिए, जब भी जाकर हम सक्षम बन सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इतना कहना चाहता हूँ, मिलने को तो हर शख्स एहतराम से मिला, मिलने को तो हर शख्स एहतराम से मिला, पर जो मिला किसी न किसी काम से मिला। तो पत्रकारों के पास हर कोई काम ही लेकर आता है सिन्हा जी, और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तरफ से जो भी पत्रकारों के हित में काम हो रहे हैं, निश्चित ये सत्कार करने वाला है, ये सत्कार मूर्ति आपके नेतृत्व पे और सम्माननीय सिराज अहमद कुरैशी साहब, इनके नेतृत्व में आगे बढ़ते जाएगा। महाराष्ट्र में एक कहावत है कि अतिथि देवो भव, तो हमारे घर जो मेहमान आते हैं उनका सम्मान करना यह हमारा परम कर्तव्य होता है। तो मैं सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सिराज अहमद कुरैशी, इनका इस्तकबाल करने के लिए ताबीज़ मोहम्मद, इनको मैं विनती करता हूं कि वो उनका इस्तकबाल करें। मंचावरील विराजमान सर्व मान्यवरांचे मी इंडियन जर्नलिस्ट असोसिएशनच्या 7व्या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संमेलनामध्ये सर्वांचं स्वागत करतो। आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातून, वेगवेगळ्या प्रांतातून उपस्थित झालेले माझे पत्रकार बंधू आणि भगिनींना
यांचं सुद्धा मी मनापासून स्वागत करतो आणि आयोजक मराठवाडा विभागाचे औरंगाबाद येथील विभागातील सर्व पत्रकार बंधू यांचे सुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो। अतिशय सुंदर प्रकारे त्यांनी नियोजन केलं, फार समाधान आहे आणि यापुढे मी अधिक वेळ न घेता थोडक्यात माझं समोरचं भाषण मनोगत आटोपतो घेतो। मी प्रॉपर गडचिरोली जिल्हा, प्रॉपर गडचिरोली नगर परिषद विभाग या क्षेत्रातला आहे। मी ॲडव्होकेट राहुल शेंडे, गडचिरोली, तसं माझं कार्यक्षेत्र यवतमाळ। या पत्रकार क्षेत्रातील जसं आपले माझे वकील बंधू सांगून गेले, जर्नालिझम मास्टर डिग्री आहे, तसंच माझं मास्टर डिग्री पण जर्नालिझम झालेलं आहे। आणि हे सांगत असताना मला एक असं सांगावं लागेल, माझे पत्रकार बंधू आणि सगळे नवीन जुने श्रेष्ठ कनिष्ठ पत्रकार बंधू पत्रकारिता करीत असताना सर्वात प्रथम पत्रकारितेचा अभ्यास आणि त्याच्यातलं सखोल ज्ञान हे संपादित केलं पाहिजे। आणि पत्रकार गाव गल्लीत जन्माला येतो असं म्हणण्यापेक्षा शहरातला पत्रकार गावात आलेला आहे आणि एक अभ्यासू पत्रकार असं लोकांचा नजरिया असला पाहिजे। पत्रकारांना घाबरण्याची आणि घाबरवण्याची गरज नाही इतरांना, कारण की पत्रकार म्हटलं की लोक घाबरतात। अशी क्षमता जेव्हा निर्माण होते ना पत्रकाराला, तेव्हा मात्र पत्रकार एक वेगळ्या क्वालिटीचा पत्रकार तयार होतो। आणि हे पत्रकारिता करत असताना मला काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात। माझ्या नवीन पत्रकार बंधू असतील किंवा माझे वरिष्ठ असतील, सर्वांनाच मी सांगू इच्छितो की पत्रकारिता करताना जास्तीत जास्त सखोल त्या क्षेत्राचं ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न करा। ज्ञान असलं की त्या ज्ञानाच्या भरोश्यावर प्रत्येक परिस्थितीवर तुम्हाला लिहिण्याची ताकद निर्माण होईल आणि ही ताकद तुम्हाला एक पत्रकारिता या क्षेत्रामध्ये टिकवण्यासाठी एक चिकित्सक मीमांसक बुद्धी तुमच्यात निर्माण करेल आणि प्रत्येक परिस्थिती कशा पद्धतीने हाताळता येईल याचा अभ्यासही तुम्हाला होईल। आणि यासाठी तुम्हाला प्रत्येक परिस्थितीवर चिंतन आणि मनन करून ती परिस्थिती कशी हाताळायची आणि कशी मांडायची ही जर तुमच्यात कौशल्य उपजत झालं तर तुम्ही मागे हटणार नाही आणि पत्रकार हा पत्रकारच सिद्ध होईल। आणि हे सगळं करत असताना पत्रकार हा कर्तव्य दक्ष असलाच पाहिजे आणि त्या कर्तव्याशी कर्तव्यनिष्ठ सुद्धा असलाच पाहिजे। कर्तव्य हा पार पाडत असताना पत्रकार म्हणून एक सामाजिक भान आणि जाण आणि या सगळ्या गोष्टी जागृत राहून स्वीकारल्या पाहिजे। पत्रकार एक संयमशील असला पाहिजे। सगळ्यात महत्त्वाचं सांगतो, जे काही आता आपले वकील बंधू सांगितले हे कायदे पत्रकाराच्या संरक्षणाच्या संबंधात जरी असले तरी पत्रकाराच्या त्याच्या दुष्कर्माच्या विरोधात सुद्धा आपल्यावर अटळ आहेत, ते टळणार नाही। यासाठी मात्र तुम्हाला संयम आणि चिकित्सक आणि अभ्यासू वृत्ती ही तुम्हाला जोपासलीच पाहिजे, तेव्हा तुम्ही पत्रकारितेत टिकता येईल। ही झाली क्षमता, कॅपॅसिटी म्हणून किंवा पत्रकार म्हणून पत्रकारिता करताना लागणारा कौशल्य म्हणून। आणि ही याची भूमिका पार पाडत असताना मात्र तुमच्यात अनेक गोष्टीची सांगड घालता आली पाहिजे। परिस्थिती सारखी नसतो आणि ज्या परिस्थितीत आपण स्वतःला झोपून काम करण्यासाठी आपण जेव्हा तत्पर होतो ती परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता आपल्यात निर्माण झाली पाहिजे। ही क्षमता निर्माण केव्हा होईल, जेव्हा हळूहळू तुमचा अनुभव वृद्धिगत होईल। प्रत्येक परिस्थिती हाताळत तुम्ही मोठ्या एक अनुभवी सिद्ध व्हाल, तेव्हा मात्र तुम्हाला ह्या सोप्या आणि साध्या वाटतील। पत्रकारिता हे फार चांगलं काम आहे आणि यासाठी मात्र ही भूमिका पार पाडत असताना एक सामाजिक जाणीव असली पाहिजे माणसात। पत्रकारिता आत्ताच्या घडीला आणि आधीच्या घडीचा जर विचार केला तर आता एक पत्रकार म्हणून
फार कठीण परिस्थिती आहे. अ सुद्धा म्हणता येईना आणि ब सुद्धा म्हणता येईना, पत्रकारिता मात्र पत्रकारिताच राहीना, या गोष्टी निर्माण झालेल्या आहेत. तेव्हा आपल्याला टिकण्यासाठी आपल्याला आपण कसं टिकवता येईल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. बाकी तुम्ही सगळे चांगले पत्रकार म्हणून सिद्ध व्हावे आणि असेच आपले आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संमेलन वेळोवेळी प्रत्येक आपल्या भारताच्या असतील किंवा विदेशाच्या पातळीवर असेल, ह्या आपल्या इंडियन जर्नलिस्ट असोसिएशनच्या माध्यमातून वेळोवेळी आयोजित होतील आणि तुम्हाला तुमच्या पत्रकारिता या व्यवसायाच्या यशस्वीतेसाठी मी आज तुम्हाला फार शुभेच्छा देतो आणि मी माझी रजा घेतो. धन्यवाद. याच्या 7व्या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संमेलनानिमित्त इथे आलेल्या सर्व उपस्थित पत्रकारांचं आम्ही इंडियन जर्नलिस्ट असोसिएशनच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. आपण आता मुख्य कार्यक्रमाकडे वळूयात. तर मी इथे सन्माननीय मोहम्मद ताबिश मोहम्मद इस्माईल, महाराष्ट्र अध्यक्ष औरंगाबाद, यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं. त्याचप्रमाणे मिर्जा शफीक बेग, महाराष्ट्र सचिव, यांनी देखील मंचावर स्थापन्न व्हायचं आहे. त्याचप्रमाणे आमच्यामध्ये जावेद खान, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, यांनी देखील मंचावर स्थानापन्न व्हावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. मराठवाडा सचिव अनवर अली साहेब यांना देखील मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं. विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष नागपूर येथील सन्माननीय सय्यद जाकीर हुसेन यांना देखील विनंती करतो की कृपया त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं. त्याचप्रमाणे राहुलजी, विदर्भ प्रदेश महासचिव, त्यांनी देखील मंचावर स्थानापन्न व्हावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. यवतमाळचे तालुकाध्यक्ष जावेद शेख यांना देखील मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं. यानंतर शेख इरफान, औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष, यांनी देखील मंचावर स्थानापन्न व्हावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. पालघरचे सलीम कुरेशी यांना देखील मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं. अहमदनगरचे जिल्हाध्यक्ष सय्यद नासिर जाकीर यांना देखील मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं. त्याचप्रमाणे जालना जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय आमिर खान यांना देखील मी विनंती करतो कि कृपया त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं. सिन्हा जी मौजूद है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वो अपना प्रास्ताविक करें. इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो कामयाबी के 7 साल है उनके बारे में वो विशद करें. मैं ऐसी उनसे विनती करता हूँ. नमस्कार, जोहार, आदाब सबको, और यहाँ मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी जी को और तमाम जो यहाँ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो कर्मठ योद्धा हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार है और जोहार है. क्योंकि हमारे झारखंडी भाषा में हम लोग जोहार करते हैं. जोहार हमारा सबसे शुद्ध भाषा होता है क्योंकि मैं झारखंड से हूँ. तो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कोई ऐसा आप ये मत समझिए कि कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है. इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक बड़ा रूप लेते जा रही है, विकराल रूप लेते जा रही है और समाज में इस तरह से काम कर रही है कि कोई अगर अलग संगठन का भी कोई हो, नाम नहीं लूँगा, लेकिन अलग संगठन का भी कोई व्यक्ति होता है, पत्रकार होता है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, खास करके मैं झारखंड के बारे में बता रहा हूँ, तो तुरंत एक ही आता है इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन. इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मैं मानता हूँ कि पत्रकारों के हित के लिए सदैव तत्पर है और कार्य कर रही है. आज आप लोग को देख करके काफ़ी खुशी हो रही है और हमारे जितने भारतवर्ष, भारत क्या नेपाल, भूटान, जहाँ जहाँ है, हर जगह हमारा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कार्य कर रहा है और आगे करते रहेगा.
और ये आप इतना भीड़ देख रहे हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में जगह ही नहीं मिले किन्हीं को इस हॉल में। तो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मांग सदा मैं एक 8 सूत्री बता रहा हूँ जो हमने मांग किया झारखंड गवर्नमेंट से, और झारखंड गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, डीजीपी से, सबसे मांग किया और सब ने हामी भरी। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं, जो पिछले करीब महीना पहले हमने डीजीपी को एक ज्ञापन दिया था जिस पर कि वो कार्य डीजीपी वहाँ के कर रहे हैं कि फर्जी जो पत्रकार हैं या प्रेस लिख करके जो जाते हैं गाड़ी में, या मुकदमा जो फर्जी पत्रकारों पर हमारे झारखंड में कम से कम तो 100 के लगभग मुकदमा है, उसको हटाने का, उच्च स्तरीय जाँच का। तो ये जो हम लोग जो झारखंड में कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ये लागू हो, क्योंकि जो फर्जी फंसा दिया जाता है, फर्जी मुकदमा करके फंसा दिया जाता है। अगर हम बालू माफिया की तरफ जाते हैं, कोयला माफिया की तरफ जाते हैं, लोहा माफिया के अगर न्यूज निकालते हैं तो तुरंत धमकी आ जाता है हमारे पास। तो ये इस पर होना चाहिए। तो हमारा मांग एक तो पत्रकारों का बीमा, चिकित्सा और पेंशन की सुविधा है। मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ, झारखंड सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार और पूरे भारत सरकार से ये मांग करता हूँ, क्योंकि बीमा व्यवस्था बहुत सारे स्टेट में लागू हुए हैं, बीमा हुआ है, पेंशन तो नहीं हुआ लेकिन बीमा हुआ है। और एक पत्रकार सुरक्षा कानून जो हमने आपको बताया कि हम लोग मतलब मौत कहिए कि मतलब मौत को अपने गले लगा के चलते हैं और न्यूज़ बनाते हैं, और हम पर अटैक होता है, हम चारों तरफ से अटैक होता है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे क्राइम जो कर रहा हो, जो माफिया हो, उसमें हम लोग को सुना नहीं जाता है। सबसे पहला ये हमारा होना चाहिए। और दूसरा है कि एक आप देखते हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो टोल टैक्स है वो हम लोग पत्रकार को बहुत भारी पड़ता है। अगर मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर मैं रांची से टाटा जाता हूँ तो 1000 रुपये मेरा टोल टैक्स लगता है, पेट्रोल जलता है 800। तो ये भी हमने, और राष्ट्रीय सचिव हमारी हैं मधु सिन्हा जी ने, हम लोगों ने जाके उपायुक्त से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया। तो हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री और ये आपको उपायुक्त जो हैं बोले कि ये हमारे अंडर में नहीं है, ये है राष्ट्रीय जो है हमारे जो है नेशनल के अंडर में है। तो पर भी हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पत्रकार। और यह सबसे बड़ा है कि हमारे बीच में बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो गरीब हैं, तो हमने वो भी मांग किया। सिर्फ झारखंड में नहीं, मैं झारखंड के एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा हमने ये मांग किया है वहाँ के जो चेयरमैन और मुख्यमंत्री से कि पत्रकारों को सरकारी दर पर आवासीय भूखंड जो है वो आवंटित करना, और आवास निर्माण के जो आवास निर्माण है उसका जो आवासों का जो आवंटित करना, आवास को किफ़ायती दर में, मतलब जो आपका जो दर है सरकारी रेट इस पर हमने मांग की है। फिर निजी अस्पताल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है सर कि निजी अस्पताल जो है, निजी अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। कोई भी पत्रकार, जैसे मेरे एक बैजनाथ न्यूज़ 11 हमारे न्यूज़ 11 के बहुत सीनियर पत्रकार को मार दिया गया, लेकिन वो 12 घंटा तक लेटा रहा। कोई गाड़ी आई उठा के ले गई लेकिन जान बचा नहीं, उसके लिए हमने बहुत आवाज़ उठाया। तो इलाज, अगर स्टार्टिंग इलाज हो जाता उस पत्रकार को तो वो बच जाता। प्राइवेट में भी उसके पास पैसा इतना नहीं था कि वो प्राइवेट में भी करवा सकता है, सरकारी में उसको नज़रअंदाज किया गया, पता नहीं कौन है। तो ये चीज़ है, हम चाहते हैं कि निजी अस्पताल और पत्रकार के लिए एक विशेष, ये नहीं कहते कि ये पब्लिक जो है पब्लिक को छोड़ के नहीं, एक जो होता है, एक दायरा होता है, उसके हट करके उसका इलाज किया जाए। ये हमारा है। फर्जी मुकदमा का तो वो तो जिस तरह से झारखंड उठा हुआ उस तरह से मैं चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा उठे, क्या कि बहुत फर्जी पत्रकार, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यहाँ हाल ही में मार करके वो जो एमपी में भी मार करके टैंक में डाल दिया गया था, उस पर भी हमने आवाज़ उठाया। और रेल में पहले था पत्रकारों का कंसेशन था,
लेकिन अब नहीं है, अब तो हट गया है, जब से गवर्नमेंट 2014 से हट गया। वो मैं चाह रहा हूँ वो हो। और सबसे बड़ा है कि डिजिटल मीडिया, अब जो डिजिटल मीडिया है और जो वेब पोर्टल है उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया, उसके लिए भी आवाज़ उठाया हूँ कि वो जो है उसका मान्यता सरकार दे, पीआरडी से दे हम लोग को, मतलब एक्रीडिटेशन जो है की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये हमारा मांग 8 सूत्री का था, हमने दिया सर। लेकिन कुछ है कि कुछ पॉइंट पर काम हो रहा है, फर्जी मुकदमे पर काम हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, प्रेस जो लिखा झूठ मूठ जो चलते हैं उस पर काम हो रहा है, उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसको कोई मामूली एसोसिएशन मत समझिएगा, हमारा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन बहुत, और इसका जो आगे आप जो रूप देखेंगे वो आप देखते रह जाएंगे। हर जगह आपको मिलेगा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हर स्टेट में मिलेगा, हर जगह मिलेगा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का किसे पूछिएगा। लेकिन इसमें है सबसे बड़ा, हम लोग ये भी चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुआ, हम लोग इसको ये भी चल रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो कि बहुत ऐसे हैं कि 7th भी पास नहीं किए, 4th भी पास नहीं किए, पढ़े भी नहीं है और कैमरा लेकर के चल दिए, ऐसे भी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन में नहीं आना चाहिए। मेरा ये मांग है, जो हो सही हो, और सही के लिए हम लोग लड़ने के तैयार हैं। मैं झारखंड में हूँ, लेकिन एक आवाज़ आप देंगे तो मैं महाराष्ट्र भी आ जाऊँगा, ऐसा कोई ये नहीं है। हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बस नमस्कार, जोहार, जय हिंद। इंडियन जर्नलिस्ट असोसिएशन यांच्या 7व्या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संमेलनामध्ये उपस्थित असलेले सर्व माझे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पत्रकार मित्रमंडळी, व्यासपीठावरील मान्यवर, आज आपण या पत्रकार संघटनेच्या संमेलनाला उपस्थित आहोत। अपेक्षेपेक्षा गर्दी जरी कमी दिसत असली तरी गर्दीपेक्षा दर्दी लोक आहेत, त्यामुळे गर्दी कमी असल्याची खंत असावी नाही असं मला वाटतं। आताच्या आपले झारखंडचे जे पत्रकार मित्र आहेत त्यांनी या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला, ते पत्रकार संरक्षण कायद्यासंदर्भातला। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी महाराष्ट्रातील पत्रकार संरक्षण कायदा या विषयावरती PhD केलं आहे। माझ्या थोडक्यात परिचय याच्या म्हणजे माझा एज्युकेशन हा BA BMCचे MAMCचे सेट नेट LLB आणि PhD हा आहे। मी गेल्या 22 वर्षापासून पत्रकारिता या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे। त्यामुळे पत्रकारांना पत्रकारिता करत असताना नेमक्या काय काय अडचणी येतात, काय काय प्रॉब्लेम्स येतात आणि त्याला कशा प्रकारे फेस करावं याचा मी म्हणजे स्वअनुभव घेतलेला आहे। त्यामुळे या विषयावर मी चांगल्या प्रकारे बोलू शकतो। त्याचबरोबर मी पत्रकारितेमध्ये प्राध्यापक आहे, तसे कायद्याचे अभ्यासक देखील आहे। आताचा जो विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे, तर मी इतर विषयावरती भाषण न करता फक्त पत्रकार संरक्षण कायदा या संदर्भात बोलेन। सर, मराठी समजेल ना तुम्हाला? नहीं, हिंदी बात ठीक है, चलेगा। ऐसे भी हमारे राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, इस वजह से यहाँ पर जो अतिथिगण है वो सभी हिंदी भाषी के, उस वजह से मैं हिंदी बोलने का प्रयास करूँगा। वैसे बता दूं कि मैं मराठा होने की वजह से मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन मेरी जो शिक्षा है वो हिंदी माध्यम से हुई है। लेकिन विगत मेरी पत्रकारिता की शुरुआत, मेरे पत्रकारिता का आगाज भी मैंने लोकमत समाचार और दैनिक भास्कर जैसे हिंदी अखबारों से ही किया था। लेकिन विगत 15 वर्षों से मैं मराठी पत्रकारिता में कार्यरत हूँ। उस वजह से अब मराठी ज़्यादा बोलनी पड़ती है, तो हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। आशा करूँगा कि आप मेरी टूटी फूटी हिंदी को ही समझ लेंगे। हमारे झारखंड के मित्रों ने अब जो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित किया था यहाँ पर, वो था पत्रकार सुरक्षा कानून का। मैं आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र में, देश में महाराष्ट्र एकमेव ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया। लेकिन यूँ सरकार के मन में आ गया और सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। तो ये पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए, इस मांग को पूरी करने के लिए विविध प्रकार की पत्रकार संगठनों को आंदोलन करने पड़े। कई साल आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, मोर्चे निकाले, रैलियां निकाली, उपोषण तक किया, और उसके साथ ही कानून लड़ाई देखिए लड़ी गई, जिसका फलस्वरूप महाराष्ट्र में 8 नवंबर 2019 को
महाराष्ट्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ। यहाँ मौजूद अब चलो अतिथिगण तो बाहर से आए हुए, लेकिन महाराष्ट्र के भी मेरे काफ़ी पत्रकार मित्र हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग पत्रकारिता करते समय विविध प्रकार के कानूनों का अभ्यास करते हैं, विविध प्रकार के कानूनों का उपयोग करते हैं पत्रकारिता करते समय। मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के जो अपने पत्रकार बंधु हैं उनसे मैं सवाल करता हूँ कि महाराष्ट्र में जो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है, क्या कोई उसका नाम बता सकेगा? उस कानून का नाम क्या है? एनीबडी? कोई भी नहीं? सर जी, काफ़ी खेद के साथ कहना पड़ेगा कि शोकांति का ये खेद है कि अपनी सुरक्षा के लिए जो कानून है, हम लोगों को उस कानून का नाम तक नहीं पता। जब नाम नहीं पता तो उसमें जो कुछ अमेंडमेंट किए गए, जो कुछ है, वो उसके बारे में हमें क्या पता चलेगा? जब हमें उसकी पता ही नहीं तो उस कानून का हम उपयोग कैसे करेंगे? अपने ऊपर जो अन्याय होगा, हमला होगा, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो इसलिए सभी को मेरी विनती है कि कृपया आप सभी लोग महाराष्ट्र पत्रकार सुरक्षा कानून का अध्ययन करें। मैं अतिथियों से भी कहूँगा कि आप अपने राज्यों में जो पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप महाराष्ट्र के पत्रकार सुरक्षा कानून का भी अध्ययन करें, जो आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ मैं तो ये मांग करूँगा कि आप अन्य राज्यों की मांग करने की बजाय इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार संगठन है, तो मैं अध्यक्ष महोदय सेराज सर है, उनसे अनुरोध करूँगा कि आप केंद्र से मांग कीजिए कि केंद्र में ही पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, और महाराष्ट्र सुरक्षा कानून जो है, महाराष्ट्र पत्रकार सुरक्षा, उसकी तर्ज पर केंद्र पर ही बना दिया जाए, ना कि राज्यों के, बल्कि केंद्र का ये कानून हो तो राज्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी विविध प्रकार के कानून बनाने की। केंद्र का ये एक अपना सेंट्रलाइज एक्ट होना चाहिए। उसके लिए आप अपने संगठन के माध्यम से एक लड़ाई शुरू कीजिए। हम सभी पत्रकार आपके साथ में रहेंगे। थोड़ा समय एक महाराष्ट्र पत्रकार सुरक्षा कानून जो है उसकी एक रूपरेखा आपको शॉर्ट में बता दूं सर। इस कानून का नाम है महाराष्ट्र प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसार माध्यम संस्था हिंसक कृत्य व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध अधिनियम 2017। महाराष्ट्र में 8 नवंबर 2019 से यह कानून लागू किया गया है, और यह कानून कुछ काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा सा, काफ़ी प्रभावी और काफ़ी अच्छा कानून है। सर आपको बताऊंगा मैं कि इसमें सिर्फ 9 सेक्शन है, 9 कलम है। जैसे हम कोई भी खबर लिखते हैं, कुछ सरकारी योजना के बारे में लिखते हैं कि 5 कलमी कार्यक्रम, 6 कलमी कार्यक्रम, उसी प्रकार यह सुरक्षा कानून अगर अपने को पढ़ना है, सीखना है, आत्मसात करना है, तो इसके लिए एक सोपा उपाय है कि 9 कलमी कार्यक्रम, जिसमें पूरा यह पत्रकार सुरक्षा कानून समाया हुआ है। इसकी कलम जो पहली है, पहली सेक्शन में इस कानून का शीर्षक बताया गया है कि इसका कानून का नाम क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहली बताया कि महाराष्ट्र प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसार माध्यम संस्था हिंसक कृत्य व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध अधिनियम 2017 इस कानून का नाम है। साथ ही सेक्शन नंबर 2 में इस कानून की व्याख्या दी गई। उसी के बाद सेक्शन नंबर 3 में इस कानून के जो निकष दिए गए कि इस कानून के तहत अगर गुनाह दाखिल करना है, अपराध दर्ज करना है, तो उसके निकष क्या होना चाहिए, वो पत्रकार कौन होना चाहिए, प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके निकष क्या है। इसमें जो मतलब वास्तविक तौर पर फील्ड पर जर्नलिस्ट है, जो खबरें लाने का काम करता है, संपादन का काम करता है, उसी को इसमें पात्र किया गया है। कई लोगों को गलत फहमी होती है कि जो मैनेजमेंट का काम करते हैं पत्रकारिता में, न्यूज़पेपर में, किसी अखबार में, वो भी अपने आप को पत्रकार समझते हैं, लेकिन इस कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि व्यवस्थापकीय काम करने वाला व्यक्ति यह पत्रकार नहीं कहलाता है। तो उस पर यदि कोई हमला होता है, कुछ होता है, तो वो पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत अपात्र है गुनाह दाखिल करवाने में। उसी के बाद सेक्शन नंबर 4 पर हम आते हैं, तो इसमें शिक्षा का प्रावधान है। सर जी मैं आपको बताऊं कि इस कानून के तहत अगर कोई दोषी पाता है तो उसे 3 साल की कैद या 50,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों भी 3 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना, यह दोनों भी सजा मिल सकती है। उसी के बाद इसके सेक्शन नंबर 5 में अगर हम आए तो इस सेक्शन नंबर 5 में जो है, तो इस कानून के तहत जो गुनाह दाखिल होता है उसके जो जांच अधिकारी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार का अगर कोई गुनाह दाखिल होता है, कोई अपराध दर्ज होता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन DYSP या ACP रैंक का अधिकारी कर सकता है। उससे नीचे के अधिकारी, उससे कम दर्जे का अधिकारी इस मामले की जांच नहीं कर सकता है, जिससे इस मामले में
पीड़ित पत्रकार को न्याय मिलने की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। उसी के बाद इस कानून की सेक्शन 6 में बताया गया है कि इस अपराध का स्वरूप क्या है। तो यह अपराध दखल पात्र है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल नहीं है, साथ ही साथ अजामीन पात्र है। इसमें गैर जमानती है अपराध है। इसमें अगर गुनाह दाखिल होता है तो अपराधी को जमानत नहीं मिलती है, गैर जमानती अपराध है। उसी के साथ इसके सेक्शन नंबर 7 में अगर आ जाए हम, तो सेक्शन नंबर 7 में इसकी शिक्षा का प्रावधान है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, या दोनों भी, 3 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना दोनों भी हो सकता है। साथ ही इस सेक्शन की जो सब सेक्शन है उसमें अगर किसी पत्रकार पर हमला होता है, उसे दफ्तर पर हमला होता है, तो उसका जो नुकसान होता है, उस नुकसान की जो भरपाई है उसका दावा देखिए हम दाखिल कर सकते हैं इस कानून के तहत। साथ ही साथ अगर पत्रकार के ऊपर हमला होता है, उसमें जो जख्मी होता है, तो उसके जो हॉस्पिटल का खर्च होता है, जो मेडिक्लेम, वो क्लेम भी हम उस आरोपी से वसूल कर सकते हैं। यह प्रावधान इसमें किया गया है। और इसमें एक और सब सेक्शन है जिसमें जिस प्रकार से हम राजस्व विभाग की कोई बकाया हो, राजस्व विभाग का बकाया जो सरकारी दफ्तर वाले करते हैं, उसी की तर्ज पर ये जो हॉस्पिटल का खर्च या नुकसान भरपाई वो वसूल करने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इस सेक्शन में जो खासियत मैं कहूँगा कि क्या होता है कि कानून तो कई होते हैं, लेकिन उस कानून का मिसयूज भी काफ़ी होता है। लेकिन इस कानून का मिसयूज ना हो, इसकी तवज्जो दी गई इस कानून बनाते समय। इसकी कलम 8 यानी सेक्शन 8 में बताया गया है कि कोई पत्रकार, सभी पत्रकार ध्यान से सुनो इस बात को, कोई पत्रकार अगर पत्रकार सुरक्षा कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, उसका मिसयूज करता है, और वह अगर सिद्ध हो जाता है कि इसने किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दी है, झूठी एफआईआर दर्ज की है, तो इस कानून के तहत उस पत्रकार पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार पत्रकार पर हमला करने वाले को 3 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों भी इस शिक्षा का प्रावधान है, वही शिक्षा अगर कोई पत्रकार इस कानून का गैर इस्तेमाल करता है, मिसयूज करता है, तो उसको भी यही शिक्षा दी जाएगी। ये काफ़ी हद तक है। इसीलिए कोई भी इस कानून का दुरुपयोग करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। साथ ही इस सेक्शन की एक सब सेक्शन है, सेक्शन 8 में एक सेक्शन है कि यदि कोई पत्रकार इस कानून का गैर इस्तेमाल करते हुए साबित होता है कि उसने इस कानून का मिसयूज किया है, तो उसे सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है, जैसे एक्रेडिटेशन कार्ड होता है, तो वह एक्रेडिटेशन पाने के लिए लाइफ टाइम अपात्र घोषित होता है। अगर किसी के पास एक्रेडिटेशन कार्ड है, अधिस्वीकृति पत्र है, तो लाइफ टाइम के लिए आजीवन उसका अधिस्वीकृति पत्र आजीवन रद्द कर दिया जाता है। यह एक प्रावधान इस हमारे महाराष्ट्र के पत्रकार सुरक्षा कानून में है। साथ ही इसका कानून की अंतिम कलम है सेक्शन 9। इस 9वीं कलम में यही बताया गया है कि यदि कुछ घटना होती है, पत्रकार पर हमला होता है, तो इसमें जो पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत तो गुना दाखिल होगा ही, परंतु अन्य जो कानून है, जैसे आईपीसी जो कि अब बीएनएस बन गई है, सीआरपीसी, बीएनएस या एट्रोसिटी एक्ट या अन्य प्रकार के जो है प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट वगैरह, कॉपीराइट, उस प्रकार के जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत अगर आपने गुनाह दाखिल किया था, अन्य जो कानून है उसके तहत उसके पत्रकार पर हमला करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो उन कानूनों के तहत भी उस पर कार्रवाई की जाएंगी। ऐसा छोटा सा यह पत्रकार सुरक्षा कानून है महाराष्ट्र का। मैं हमारे सिराज भाई और सभी मान्यवरों से विनंती करूंगा कि आप आने वाले समय में आपकी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से यह कानून, इसमें और थोड़ा सा कुछ बदलाव करके, कुछ थोड़ा सा दुरुस्ती करके केंद्रीय स्तर पर यह कानून लागू होना चाहिए, इसलिए आप प्रयास कीजिए। आप सभी ने मेरे इस वक्तव्य को काफ़ी शांततापूर्ण ढंग से सुना। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से हमारे आमिर भाई जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में यहाँ अतिथि के तौर पर बुलाया और बोलने की संधि दी, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से यहाँ पर आभार प्रकट करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
मंच पर उपस्थित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सिराज अहमद कुरैशी सर, माननीय कमळे पाटील सर, राजेश भालेराव सर, माननीय रवि दानम सर, माननीय रतन लाडगे सर, माननीय जावेद खान सर और सभी सम्मानीय पत्रकार। अभी हमने बहुत सारे वक्ताओं ने बताया है, जैसे कमळे पाटिल सर ने पत्रकार संरक्षण कायदे के बारे में बताया है। सर, कायदा बहुत अच्छा है और नौ कलमी जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से कायदा बनाया गया है वो तरीका भी अच्छा है, लेकिन पत्रकार संरक्षण कायदे की कोई अमल बजावनी नहीं है, इसके लिए खेद है। लगभग हम देखते हैं पत्रकार के प्रोटेक्शन के लिए, पत्रकार के संरक्षण के लिए ये कायदा बनाया गया, लेकिन हमें अफसोस है, हमें खेद है कि पत्रकार संरक्षण कायदे की कोई अमल बजावनी नहीं। तो हम सब मिलकर, चाहे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो या वॉइस ऑफ मीडिया हो या कोई और पत्रकार संगठन हो, सब ने मिलकर एक प्रयास ये ज़रूर करना चाहिए कि पत्रकार संरक्षण कायदे की अमल बजावनी हो, उस कायदे को अमल में लाया जाए। दूसरी बात, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर पत्रकार भवन नहीं है, तो उसके लिए भी मांग करनी चाहिए। या फिर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर पत्रकार भवन तो है लेकिन जो है पूरा तहस नहस हो चुका है, इसके लिए भी मांग करनी चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मांगें पत्रकारों की होती है, तो जो मेरे से पहले वक्ताओं ने बताई है उन सारी चीज़ों की मांग करके उसको अमल में लाना चाहिए। हमारे पास समय कम है, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थोडं लेट झालो, बोलण्यासाठी खूप काही होतं। सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार आणि तुमचं एक स्वागत पण आहे। तुम्ही आले आमच्याकडे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याकडून, आणि जे आमचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत माननीय तबीश साहेब आणि माननीय सिराज कुरेशी सर, हे आपल्या बोलण्यावरून आले आणि एक देशाचं खूप मोठं एक पर्व चालू आहे, एक आपलं महाकुंभ चालू आहे, गंगा स्नान चालू आहे, त्याच्यामुळे लोक येऊ शकले नाहीत आणि आमच्याकडून पूर्ण तयारी होती, मी पण तयारीलाच लागलेलो होतो। तर मी स्वतः पत्रकार पण आहे आणि आता सध्या जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद या महाराष्ट्र शासनाच्या एका समितीवरती सदस्य पण आहेत, आणि तुम्हाला जे काही पुढचं प्रश्न असेल, काही काम असेल तर तुम्ही सांगू शकतात। आणि हे मला फक्त आपले पत्रकार बंधूंच्या सपोर्टमुळे, मी स्वतः पत्रकार असल्यामुळे मला हे सम्मान भेटलेला आहे, आणि मी साहेबांचं पण खूप धन्यवाद करतो। मैं साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, साहब के साथ मैं 3 साल से हूँ काम में। बस इतना है कि अभी समिति के ऊपर होने की वजह से मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।